अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़ी मंसूरी है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर दारुल हॉस्पिटल में और लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। मैंने चाइल्ड साइकियाट्री में भी फ़ेलोशिप की है यूएसए से, और एडिक्शन साइकियाट्री में फ़ेलोशिप की है, और एफसीपीज़ किया हुआ साइक में। तो मैं आज आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर में 2 चीज़ें आती हैं, एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर्स आता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से ही पता है कि इसके 2 पोल्स होते हैं, एक डिप्रेशन वाला पोल और दूसरा जो है वो मेनिया वाला पोल, ठीक है? तो अगर हम डिप्रेशन को पहले थोड़ा-सा समझ लें, बाकी तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक पूरी अलग बीमारी है, तो हमें पता चल जाएगा कि डिप्रेशन के जब सिम्पटम्स होते हैं तो क्या होता है, और मेनिया के सिम्पटम्स होते हो तो क्या होता है, ठीक है? तो असल में ये होता है यंग एज में, जो है इसके एपिसोड शुरू होता है बाइपोलर का। एवरेज एज उसकी जो है 21 ईयर्स है, और ये ज़्यादा फीमेल में कॉमन है। जब डिप्रेसिव जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें डिप्रेशन के सारे सिम्पटम्स जो है वो मिल सकते हैं। मसलन सैड मूड हो गया, यानी लो मूड हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लैक ऑफ प्लेजर हो गया, लैक ऑफ एनर्जी हो गया, पुअर कंसंट्रेशन हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई, वर्थलेसनेस हो गई, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट हो गई, सुसाइडल आइडियाज़ या टेंडेंसीज हो गई। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। तो कोई एक ऐसा फेज़ आ सकता है जिसमें ये डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। फिर बीच में कोई गैप आ गया कि 6 महीने तक उसे कुछ नहीं हुआ, डिप्रेशन हो गया, अब 6 मंथ्स तक बिल्कुल वो ठीक हो गया, ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरा फेज़ आएगा उसे हम कहेंगे मेनी फेज़, मीनिया का फेज़ आएगा। उसमें रिवर्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स, यानी डिप्रेशन के जो सारे सिम्टम्स हैं उसका रिवर्स होगा। यानी जिस डिप्रेशन में मूड जो है वो लो होगा, इसमें मूड बहुत अप होगा, इलेटेड मूड होगा, वो हद से ज़्यादा खुश होगा, यानी खुश होने वाली बात नहीं होगी तब भी वो ज़्यादा खुशी महसूस करेगा, काम में दिलचस्पी उसकी बढ़ जाएगी, ओवर टॉकेटिव हो जाएगा, ज़्यादा बात करने लग जाएगा, ग्रैंडियोसिटी हो जाएगा, बड़े बड़े ख्यालात आएंगे, उससे बड़े बड़े मंसूबे बनाएगा, ठीक है? और ख़र्चे बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा। घर वाले भी कहेंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है। फिर ये है कि लोगों को गिफ्ट देना ज़्यादा शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसके अंदर उसके जो थॉट्स हैं, रेसिंग ऑफ थॉट्स होगा, थॉट्स बड़े फास्ट हो जाते हैं। ये ओवर टॉकेटिव भी हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। स्लीप इसकी जो है डिस्टर्बिंग सेंस में होती है कि ये समझता है कि उसको स्लीप की नीड नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो बड़ा एनर्जेटिक अपने आप को फ़ील करता है, इसलिए वो कहता है मुझे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए मेनिया का जब फेस होगा तो अमूमन पेशेंट जो है वो बड़ा क्रिएटिव टाइप का होता है, क्योंकि उसका जहन बड़ा फास्ट चल रहा होता है, तो बड़ी-बड़ी जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी वो करने लग जाता है मेनी फेज़ में, एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आदमी बिल्कुल ही डाउन होता है, डल होता है, और कोई काम-वाम नहीं कर सकता, जबकि मेनिया में बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़ नहीं होते, हैपोज़िटिव वे में होते हैं। रेकलेसनेस, जैसे ड्राइविंग हो गई, वो ड्राइव करता तो बड़ी अजीब-व-गरीब ड्राइविंग उसकी होती है, फास्ट होती है, तो वो डेंजरस होती है उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये मेनिया के जो है सिम्पटम्स हो गए। तो 2 पोल्स हो गए कि कभी डिप्रेशन का फेज़ आ रहा है, फिर गैप आ गया, उससे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर मेनिया के फेज़ आ गए। तो हम उसको कहेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है? अब बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके कॉजेज़ में हम कहेंगे बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज़, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़ होते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होती है, कि अगर जीन्स उसके जिस्म में मौजूद है आबा-ओ-अजदाद की तरफ से, तो उसके चांसेस होंगे कि उसको भी बाइपोलर डिसऑर्डर किसी वक़्त भी हो सकता है, अगर कोई स्ट्रेसेस उसकी ज़िंदगी में आए, ठीक है? जीन्स उसके दिमाग में मौजूद होगा तो वो वल्नरेबल होगा किसी भी स्ट्रेसेस से, कि कोई स्ट्रेसेस उसकी लाइफ में आया, फ़र्ज़ करें कि कोई हादसा हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो जिसकी जीन्स में मौजूद है उसको बाइपोलर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वो आदमी जिसकी जीन्स में मौजूद नहीं है बाइपोलर, ठीक है? इसी तरह दूसरे आ गए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, सोशल फैक्टर्स आ गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, कि एनवायरमेंटल जितने भी स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के, वो कॉज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मतलब ड्रग एडिक्ट है तो उसके अंदर इसके चांसेस हो सकते हैं। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, या मतलब फैमिली क्राइसिस है, डिवोर्स वगैरह हो रहा, तो लाइफ के जितने भी क्राइसिस हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ये इलनेस जो है वो कॉज़ कर सकता है। अब हम आते हैं उसके ट्रीटमेंट में, इलाज में। अगर एक्यूट फेज़ में आ रहा है कोई जो कि हार्मफुल है, मतलब वो सुसाइडल हो रहा है या
होमिसाइडल हो रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर है, तो पहला स्टेप होता है कि सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करना। तो हम उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं कि एक्यूट फेज़ में आए ताकि उसकी ज़िंदगी भी महफूज रहे और दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज रहे और वो दूसरी चीज़ों को भी नुकसान ना पहुँचाए। अगर वो तोड़-फोड़ कर रहा है, मार-धाड़ कर रहा है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको एडमिट करते हैं। तो पहला स्टेप होता है एक्यूट केस में उसको हम एडमिट करेंगे। एडमिशन के बाद फिर हम उसमें भी इस तरह का ट्रीटमेंट है कि बायोसाइकोसोशल यानी बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको देते हैं और सोशली करते हैं। बायोलॉजिकली जैसे मैंने बताया कि हमने एडमिट किया, इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई, कोई जो है मतलब ब्लड वगैरह में जो बेसिक टेस्ट है, सीबीसी, थायराइड वगैरह ये सारी चीज़ें कराई। हमने रूल आउट किया कि कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये मेनी फेज में या हाइपर हो रहा है, उसको रूल आउट करेंगे। इसके बाद हम उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। फिर साइकोलॉजिकली काउंसलिंग है, थेरेपी है, जिसके अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल होता है कि वो साइको एजुकेशन देता है पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को। फैमिली थेरेपी होती है, फैमिली को अवेयरनेस दी जाती है, बताया जाता है कि सिम्टम्स कब कब हो सकते हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, ये कैसे रिलैप्स होने से बचाया जाए, ड्रग से बचाया जाए या अपनी स्लीप को बेहतर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो वो साइकोलॉजिस्ट को बचाता है। फिर सोशल है, उसके सोशल एक्टिविटीज़ को हम जो है वो इन्हांस करते हैं कि सोशल स्किल्स की बेहतर हो ताकि वो कोप अप कर सके, स्ट्रेसेस को डील कर सके, स्ट्रेसेस को लाइफ में। तो हम उसकी सोशल स्किल्स पर काम करते हैं। इन्वायरमेंट्स को उसका हम बेहतर बनाते हैं। अगर वो जॉबलेस है तो जॉब के लिए उसके लिए कोशिश की जाती है। इन तमाम मेडिसिन से या तमाम इलाज से बायोसाइकोसोशली जो हम देते हैं, इससे ये होता है कि तो ना सिर्फ सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होती है बल्कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है और फंक्शनलिटी भी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा काम होता है पहले सिम्टम्स को ख़त्म करना, फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करना और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। एक्यूट अगर केस है, कोई इमरजेंसी है, तो उसमें इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं कि ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है, दूसरों के लिए सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि अगर वो एग्रेसिव है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, तोड़-फोड़ कर रहा है, मार-धाड़ कर रहा है, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है, ये दूसरों को नुकसान पहुँचा रहा है, तो पहला स्टेप ये है कि हम उसे एडमिट करें ताकि उसकी ज़िंदगी को सेव करें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सेव करें, ठीक है? या अगर वो फ़र्ज़ कर मेडिसिन नहीं खा रहा घर पे, वो कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इंसाइट ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, वो मेडिसिन खाना नहीं चाहता, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता, उस केस में फिर ज़बरदस्ती हम उसको एडमिट करते हैं ताकि वो फिर जो है वो मेडिसिन वगैरह उसको शुरू में तो ओरली हम ऑफ़र करते हैं, अगर उसमें भी राज़ी नहीं हो तो फिर हम इंजेक्शन फॉर्म में भी देते हैं। तो फिर पहला स्टेप तो है कि हम उससे उसके सिम्टम्स के लिहाज से जो अगर एग्रेसिव है या सुसाइडल है या होमिसाइडल है तो एडमिट करें, और अगर वो मेडिसिन लेने पे राज़ी है तो फिर हम उसको ओपीडी बेस पे भी हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं। उससे कहेंगे कि वीकली बेसिस पे आप फॉलोअप के लिए आते रहें, बाद में बाई वीकली आएँ और मंथली आए, तो इस तरह फॉलोअप भी आप करते रहें। तो मेडिसिन की डोज़ को हम एडजस्ट करते रहते हैं, स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ाते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ते से टेपर ऑफ करके उसको ख़त्म भी करते हैं। ये फॉलोअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइकेट्री में लोग ये समझते हैं कि हमारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए, तो सिम्टम्स तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन वो बीमारी अपनी जगह मौजूद होती है, तो रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाइपोलर के रिलैप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेडिसिन छोड़ देंगे ये सोच के कि मेरे सिम्टम्स तो ख़त्म हो गए, अब मैं टॉकेटिव भी ज़्यादा नहीं हूँ, हाइपर भी नहीं हूँ और शोर शराबा भी नहीं कर रहा, मैं ठीक हो गया, तो वो बेसिकली ठीक नहीं होता। तो उससे हम कहते हैं कि मेंटेनेंस थेरेपी के मेडिसिन वो लेता रहेगा तो उसकी तबीयत में इस तरह होगा कि रिलैप्स नहीं होगा, इन्हें दोबारा से वो बीमारी नहीं आएगी। और जितने ज़्यादा रिलैप्स होते रहेंगे उतनी बीमारी जो है वो सीवियर होती रहेगी, उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता रहेगा। इसलिए फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर से कि टच में रहे, डॉक्टर के पास आता रहे, विज़िट करता रहे, ताकि मेडिसिन की जो है डोज को जो है वो मॉनिटर किया जा सके। कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को है कि वो ड्रग्स की तरफ भी जा सकता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ड्रग्स अगर वो ले रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं और बाइपोलर की कंडीशन ख़राब हो सकती है, वर्स हो सकता है ड्रग्स लेने की वजह से, और रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक बाइपोलर का पेशेंट दवाइयों पे ठीक हो गया, ठीक है, ठीक होने के बाद वो घर चला गया, अब उसने साथ में नशा करना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, ठीक है, तो उसकी वजह से वो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो वर्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ड्रग्स लेने से बाइपोलर ख़राब हो सकता है, ठीक है, और अगर बाइपोलर है तो उसकी वजह से भी वो ड्रग्स की तरफ जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ट्रीट अगर उसी तरह करेंगे कि पहले अगर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया तो हम बाइपोलर का ट्रीट करेंगे, और अगर वो ड्रग्स की वजह से बाइपोलर के सिम्टम्स हों तो हम ड्रग की ट्रीटमेंट उसको देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।